हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, एमपीपीएससी यूनिट 3 मध्य प्रदेश के भूगोल का यह तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक भाग के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा। देन हमने मालवा के पठार को कवर किया था। आज हमें बात करनी है मध्य भारत के पठार और अन्य पठारों की। दोस्तों देखिए, ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है जिसमें हम मालवा के पठार को कवर कर चुके हैं। चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम मध्य भारत के पठार को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम मध्य भारत के पठार की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसकी लोकेशन का, कि मध्य भारत के पठार की जो लोकेशन है वह किस तरह की है। तो दोस्तों, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, देखिए यहाँ पर ये मध्य भारत का पठार है और ये मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। सबसे उत्तरी भाग है, तो हम कह सकते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है, मध्य प्रदेश के उत्तर में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर यह प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। यह प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। ठीक है, नॉर्थ पार्ट ऑफ एमपी। दोस्तों, इसका निर्माण जो हुआ है वो हुआ है टर्सरी युग की चट्टानों से। इसका निर्माण हुआ है टर्शियरी युग की चट्टानों से। ठीक है दोस्तों, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो टोटल एरिया है वह है 32,892 किलोमीटर स्क्वायर। 32,892 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10,70% है। जो मध्य प्रदेश का टोटल भूभाग है उसका यह 70% है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह मध्य प्रदेश का चौथा बड़ा भौगोलिक भाग है। यह मध्य प्रदेश का चौथा बड़ा भौगोलिक भाग है। भौगोलिक भाग, जबकि सबसे पहला या पहला बड़ा भौगोलिक भाग कौन सा है, मालवा का पठार। अगर हम जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ की जो जलवायु है वो विषम जलवायु पाई जाती है। यहाँ की जलवायु है विषम। विषम जलवायु से तात्पर्य क्या है? ठीक है दोस्तों, विषम जलवायु का मतलब है कि यहाँ पर जो गर्मी होती है और जो सर्दियां होती हैं, हम कह सकते हैं गर्मी भी यहाँ पर तीव्र होती है, और यहाँ पर सर्दी कहें तो सर्दी का मौसम भी यहाँ पर सर्वाधिक ठंडा होता है। सर्वाधिक ठंडा। इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो विषम है। अर्थात हम कह सकते हैं गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी। इसी को बोला जाता है विषम जलवायु। अगर हम वर्षा की यहाँ की बात करते हैं तो दोस्तों, इस एरिया में जो वर्षा का मात्रा है वो है 55 से 75 सेंटीमीटर। 55 से 75 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है बारिश होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे न्यून वर्षा जिस क्षेत्र में होती है, जिस पठार में होती है, दैट इज मध्य भारत का पठार। तो हम कह सकते हैं प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला पठार, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है इस पठार में, क्योंकि इसी पठार में एक जिला है जिसका नाम है भिंड। और भिंड जिले में जो गोहद है, गोहद में मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा होती है, 55 सेंटीमीटर होती है यहाँ पे वर्षा। क्लियर है। अब यहाँ के हम वनों की अगर बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, ये यहाँ के वनों की स्थिति है। तो यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे, जिनको हम कटीले वन भी बोल सकते हैं। कटीले वन, या हम बोल सकते हैं झाड़ीदार वन। कैसे वन? झाड़ीदार वन। तो यहाँ के वनों की स्थिति है। तो देखिए दोस्तों, लोकेशन, स्थिति, प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है, टर्सी युग की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो है 32,892 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 10,70% है। और इसी प्रकार से यह मध्य प्रदेश का चौथा बड़ा भौगोलिक भाग है। यहाँ की जलवायु विषम है, अर्थात यहाँ कह सकते हैं गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी का जो है मौसम रहता है। अगर हम वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा यहाँ पर 55 से 75 सेंटीमीटर होती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला भिंड है। भिंड में वो जो पर्टिकुलर जगह है वो है 55 सेंटीमीटर वाला गोहद वन। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या कंटीले वन या झाड़ीदार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अब यहाँ पर हम फसल की बात करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ की फसलों की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर सर्वाधिक जो फसल का उत्पादन होता है वह है सरसों। सर्वाधिक यहाँ पर सरसों का उत्पादन होता है। ठीक है, जबकि हम कहेंगे प्रदेश में सर्वाधिक सरसों किस जिले में होती है, तो उसका जवाब होगा मुरैना। सबसे ज्यादा सरसों मुरैना जिले में होती है मध्य प्रदेश के। दूसरे नंबर पे आता है, यदि हम ये कहेंगे कि ये फर्स्ट है, तो सेकंड है इसी से लगा हुआ जिला का भिंड। ये द्वितीय स्थान पर आता है सरसों के उत्पादन में। और हम कहेंगे कि सर्वाधिक सरसों किस पठार में उत्पादित होती है, तो जवाब होगा मध्य भारत का पठार। इसके अलावा यहाँ पर गेहूं, मूंगफली और तिल का भी उत्पादन होता है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि इस पठार को सरसों उत्पादन की हांडी बोला जाता है। सरसों उत्पादन की हांडी। सरसों उत्पादन की हांडी।
तो सरसों उत्पादन की आंटी किस पठार को बोला जाता है? मध्य भारत के पठार को। दोस्तों यहाँ की बोली की बात करेंगे तो जो यहाँ का भिंड मुरैना और ग्वालियर वाला इलाका है, जो जिले यहाँ पर लगते हैं, यहाँ पर बेसिकली ब्रज भाषा बोली जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा। यहाँ जो बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी है? ब्रज बोली। बेसिकली ये किन किन जिलों में बोली जाती है? तो दोस्तों भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर और कुछ इलाका शिवपुरी का, इन जगह पर ब्रज भाषा बोली जाती है। इसके बाद इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत इलाका है बुंदेलखंडी बोली का। बेसिकली गुना और अशोकनगर वाला जो इलाका पड़ता है वो बुंदेलखंडी बोली का है। यहाँ की अगर प्रमुख जनजाति की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वह है सहारिया। सहारिया यहाँ की सबसे प्रमुख जनजाति है इस क्षेत्र की। सहारिया, अगर हम जिले बात करेंगे तो बेसिकली ये दो जिलों में इसका सबसे ज्यादा निवास है, श्योपुर और ग्वालियर। इन दो जिलों में इनकी सर्वाधिक संख्या है सहारिया जनजाति के लोगों की। इसके अलावा हम बोल सकते हैं, एक बार एमपीपीएससी में प्रश्न में पूछा गया है कि सहारिया जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सहारिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर जिले में स्थापित है, श्योपुर। ये जनजातियों से रिलेटेड हुआ। अब दोस्तों अगर हम यहाँ की मिट्टी की बात करते हैं कि मध्य भारत के पठार की मिट्टी कैसी है, तो दोस्तों मध्य भारत के पठार से जो प्रमुख नदी है वो चंबल नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती है उसको बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो यहाँ पर मिट्टी जो पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के अलावा इसी को बोला जाता है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी के अलावा इसको बोला जा सकता है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी। तो ये इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदियों की हम बात करेंगे तो सबसे प्रमुख नदी है यहाँ की चंबल। इस पठार की सबसे प्रमुख नदी है चंबल। इसके अलावा यहाँ पर कूनो, यहाँ पर सिंध, साथ में पार्वती और आसन नदी, ये यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं इस क्षेत्र की। दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना और चंबल आपस में जिस स्थान पर मिलते हैं वहां पर एक मैदान बनता है और उस मैदान का नाम है लश्कर का मैदान। लश्कर का मैदान। तो दोस्तों लश्कर का मैदान किन दो नदियों के मिलन से बनता है? यमुना और चंबल। ये लश्कर के मैदान की बात हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे ये चंबल वाला जो इलाका है, यहाँ इस नदी के द्वारा मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में यहाँ पर मिट्टी का कटाव किया जाता है, जिससे यहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक मृदा अपरदन पूरे मध्य प्रदेश में इसी पठार में होता है। सर्वाधिक मृदा अपरदन इसी पठार में होता है। दूसरा पॉइंट हम दोस्तों बात करेंगे कि यह मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा होता है, तो आप नदी बता सकते हैं चंबल नदी के द्वारा यहाँ पर मृदा अपरदन होता है। चंबल। और इस मृदा अपरदन से चंबल नदी के द्वारा यहाँ पर बीहड़ों का निर्माण होता है, रिवाइन का निर्माण होता है, बीहड़ का निर्माण। और दोस्तों बीहड़ को माना जाता है दस्युओं का या डाकुओं का या डकैतों का निवास स्थल। हम कह सकते हैं इसको बोला जाता है दस्युओं या डकैतों का निवास स्थल। डकैतों का निवास स्थल, जिसे हम बोलते हैं चंबल के बीहड़। ठीक है दोस्तों। तो मृदा अपरदन की समस्या है इस क्षेत्र में। मृदा अपरदन का कारण यहाँ पर चंबल नदी है और चंबल नदी द्वारा जो यहाँ पर मृदा मिट्टी का कटाव किया जाता है, जिससे यहाँ पर बीहड़ों का निर्माण होता है, जो कि डकैतों या दस्युओं का आश्रय स्थल या निवास स्थल के रूप में जाना जाता है। करेंगे दोस्तों यहाँ पर उद्योगों की। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली जो उद्योग मिलते हैं, क्योंकि इस पूरे पठार में सरसों की उत्पादकता ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर सरसों से तेल निकालने के कारखाने पाए जाएंगे। यहाँ पर जो उद्योग मिलेंगे वो सरसों से तेल निकालने के उद्योग या कारखाने मिलेंगे। दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर कुछ मात्रा में यहाँ पर मिलते हैं वाहन उद्योग। वाहन उद्योग भी यहाँ पर कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ के वन क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर वन कौन कौन से मिलते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर खैर, यहाँ पर बबूल, सागौन जैसे वन की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। तो ये वन वाला। और दोस्तों अगर हम सीमा निर्धारण की बात करते हैं तो हम जानते हैं मध्य भारत के पठार में, ये मैप देखिए। तो इस मध्य भारत के पठार के उत्तर में क्या है अगर आपसे पूछा जाता है, तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ से निकलती है चंबल नदी इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई यमुना में मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इसके उत्तरी भाग है यहाँ पर यमुना का मैदान मिलता है, क्योंकि नदी अपने मार्ग में या तो मार्ग को काटते हुए बीहड़ का निर्माण करती है, या वहां पर गोर्ज बनाती है, या वहां पर मैदान का निर्माण करती है। तो जो चंबल नदी है दोस्तों, और यहाँ पर यमुना नदी है, जिससे यहाँ पर एक मैदान का निर्माण हुआ है। जैसे हम बोल सकते हैं यमुना का मैदान, ये लश्कर का मैदान वाला इलाका हो गया, और यहाँ पर यमुना का मैदान बनता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा बनती है यमुना के मैदान से। यमुना का मैदान। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके पूर्वी हिस्से की बात करते हैं कि मध्य भारत के पठार का पूर्वी सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो देखिए दोस्तों ये मध्य भारत का पठार, ये इसका पूर्व हो गया। तो पूर्व में क्या है? बुंदेलखंड का पठार। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो
पूर्वी भाग है वह बुंदेलखंड के पठार से, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार से इसकी जो है मध्य भारत का पठार सीमा बनाता है। अगर हम दक्षिण में बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए डायग्राम में, दक्षिण में इसके मालवा का पठार है, ये मध्य भारत का पठार है, इसके जस्ट दक्षिण में मालवा का पठार। तो दक्षिणी सीमा किसके साथ शेयर होती है? प्लेटी ऑफ मालवा, मालवा का पठार। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि इसकी पश्चिमी सीमा किसके साथ अटैच है या किसके साथ सीमा रेखा बनाती है, तो देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे मध्य भारत का पठार है। अब इसका एरिया, जैसा कि हम कल जब मालवा का पठार पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, दैट इज अरावली। तो अरावली मालवा के पठार की भी पश्चिमी सीमा बनाती है और साथ में मध्य भारत के पठार की। तो हम कह सकते हैं कि मध्य भारत के पठार का जो पश्चिमी एरिया है किसके द्वारा? अरावली पर्वत। तो ये इसकी सीमा निर्धारण हुई। दोस्तों अगर आपसे जिले पूछे जा सकते हैं कि मध्य भारत के पठार में शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिखेंगे, इस पठार के अंतर्गत शामिल जिले कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम शामिल जिले की बात करते हैं तो यहाँ से भिंड, मुरैना स्थित है, ग्वालियर स्थित है, श्योपुर उसी पठार के अंतर्गत शामिल है। श्योपुर के अलावा दोस्तों अशोकनगर, अशोकनगर और कुछ हिस्सा हम बात करेंगे नीमच का, लगभग 7% के आसपास नीमच का हिस्सा, और गुना। ये प्रमुख इस क्षेत्र के इस पठार में शामिल जिले हैं। तो दोस्तों ये हमारे मध्य भारत का पठार कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली हमने दो पठारों को कवर कर लिया है, पहला मालवा का पठार और दूसरा मध्य भारत का पठार। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बुंदेलखंड के पठार के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।